हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र एंडलेस नेचर इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम एक सुंदर बारहमासी फूलों का पौधा जिसे कॉमनली मैक्सिकन सनफ्लावर या फिर बोलिवियन सनफ्लावर के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, दुनिया भर के सभी उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में बहुत ही हार्डली सर्वाइव करने वाला और तेज़ी से बढ़ने वाला यह पौधा असल में एक आक्रामक खरपतवार है। लेकिन इसके सनफ्लावर जैसे सुंदर क्यूट फूलों की वजह से और अपने सुंदर फूलों से हमारे गार्डन में एक परमानेंट रंग संगति जोड़ने वाले इस पौधे को हमारे गार्डन में या फिर बागबानी में एक परमानेंट पौधे के रूप में ग्रो किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम इस पौधे की थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे। इस पौधे का वैज्ञानिक नाम टिथोनिया डाइवर्सिफोलिया है और एस्टेरेसिया या फिर सनफ्लावर फैमिली में इनकी लगभग 10 से 15 अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है। नेटिवली या फिर मूल रूप से यह पौधे मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका के मूल निवासी है। समुद्र तल से लगभग 2300 मीटर की ऊंचाई पर बढ़ने वाले यह पौधे वहां के प्राकृतिक वातावरण में माध्यमिक जंगलों से लेकर जंगलों के किनारों पर, उपवनों में, नदियां नालों के किनारे और साथ में रेलवे लाइन्स और सड़कों के किनारों में प्राकृतिक रूप में बढ़ते पाए जाते हैं। साथ में प्रादेशिक वितरण प्रणाली अनुसार इस पौधे को मैरीगोल्ड ट्री, मैक्सिकन सनफ्लावर, जापानीज सनफ्लावर, बोलिवियन सनफ्लावर, नितोबे क्राइजेंथमम, मराठी में कनक गोल, वाइल्ड सनफ्लावर, मैक्सिकन टोर्नेसोल, गेंदा पेड़ ऐसे कई नामों से जाना पहचाना जाता है। और इस पौधे का सजावटीय उद्देश्य हमारे बागवानी में सबसे पहला प्लांटेशन 1936 के दशक में चाइना में किया गया था और सजावटी पौधों की सूची में इसका नाम दर्ज किया गया। दोस्तों, सूरजमुखी के फूलों की तरह सनफ्लावर फैमिली से बिलोंग करने वाले यह टिथोनिया के फूल भी ब्राइट येलो कलर्स के होते हैं। इनके फूलों में और एक सुंदर सैफरॉन कलर की शेड भी आती है और वह फ्लावर्स भी दिखने में काफ़ी क्यूट लगते हैं। हम हमारे बगीचे में एक अनोखी रंग संगति जोड़ने के लिए इन फूलों का अल्टरनेट कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। लेकिन इस टिथोनिया की यह जो ब्राइट येलो शेड वाली किस्म है वह दूर से ही अपनी ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है। पोषण स्थिति अनुसार यह फूल लगभग 3 से 4 इंच डायमीटर में विकसित होते हैं और हर फूलों में लगभग 12 से 15 पंखुड़ियाँ होती है। यह पंखुड़ियाँ काफ़ी मुलायम और नाजुक होती है। पंखुड़ियों के बीच में रेशेदार धारियों का सुंदर कुदरती डिज़ाइन होता है। यह पंखुड़ियाँ सिमिलरली हमारे माउथ टंग जैसी या फिर रैबिट के फुटप्रिंट जैसी होती है। इन फूलों में बहुत ही हल्की गंध होती है जिसे हम सूंघने पर ही महसूस कर सकते हैं। एस्टरजीनिया जैसे फूलों की तरह फूलों के मध्य भाग या फिर सेंटर में इनके बीज डेवलप होते हैं। इस पौधे पर उसके आकार और ग्रोथ अनुसार इस तरह लॉलीपॉप्स जैसी सिमिलरिटी में सैकड़ों कलियां प्रोड्यूस होती है, जिनसे ईयर राउंड मतलब लगभग साल भर इस तरह ब्राइट येलो कलर्स के फ्लावर्स प्रोड्यूस होते रहते हैं। फूल मुरझाने के बाद उसकी पंखुड़ियाँ इस तरह पूरी तरह से सूख जाती है और इनके काले से भूरे रंग के बीज परिपक्व होने लगते हैं। इनके बीज 4 से 5 मिलीमीटर लंबे और वजन में काफ़ी हल्के होते हैं। प्राकृतिक रूप में पूरी तरह से पकने के बाद यह बीज हवा के माध्यम से दूर दूर तक फैल जाते हैं। इस बोलिवियन सनफ्लावर का औसतन 10 से 15 फीट ऊंचाई का एक बड़ा परिपक्व पेड़ साल भर में लगभग 2 से 5 लाख तक भी बीज प्रोड्यूस कर सकता है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह प्रजाति अपनी पीढ़ी को कितनी आक्रामक तरीके से तैयार करने में सक्षम होती है। दोस्तों, इन बोलिवियन सनफ्लावर को तितली चुंबक या फिर बटरफ्लाई मैग्नेट भी कहा जाता है, क्योंकि इन फूलों की तरफ हज़ारों की तादाद में तितलियां आकर्षित होती है। साथ में मधुमक्खियां और अन्य पॉलिनेटर्स भी इनकी तरफ आकर्षित होते हैं, जिनसे इन फूलों का परागीकरण या फिर पॉलिनेशन प्रोसेस लगातार होती रहती है। दुनिया भर के भौगोलिक या फिर जियोग्राफिकल स्थिति अनुसार इसका फ्लावरिंग पीरियड अलग अलग होता है। जैसे कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में हमारे भारत में इस बोलिवियन सनफ्लावर का मैसिव फ्लावरिंग पीरियड सितंबर से मई तक होता है। इस बोलिवियन सनफ्लावर का एक मैच्योर और परिपक्व पेड़ एक ही समय में लगभग 100 से भी ज़्यादा फ्लावर्स ब्लूम कर सकता है। इस बोलिवियन सनफ्लावर की एवरेज हाइट 2 से 3 मीटर की है, लेकिन यह पौधा वातावरण और पोषण स्थिति अनुसार 15 से 20 फीट की ऊंचाई तक भी बढ़ सकता है। मैंने शूट किया हुआ यह पौधा तकरीबन 10 से 11 फीट की ऊंचाई तक बढ़ चुका है। दोस्तों, इस बोलिवियन सनफ्लावर की पत्तियां इस तरह गर्दहरी और 3 से 4 लोब वाली होती है। लोब वाली पत्तियों की कड़ाओं पर हल्की दांतेदार मार्जिन होती है।
लंबाई में भी यह पत्तियां 10 से 15 सेंटीमीटर तक या फिर 5 से 6 इंच लंबी होती है। साथ में स्टेथोनिया या फिर बोलिवियन सनफ्लावर की पत्तियों का एक सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि स्टेथोनिया की हरी पत्तियां बायोमास के पोषक तत्वों से समृद्ध होती है, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर स्थित लगभग हर पेड़ पौधे को उसके हेल्दी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे 3 प्रमुख मुख्य अन्न घटकों की ज़रूरत होती है। और इसलिए इन पत्तियों को ज़मीन की सतह पर बिछा देने के बाद या फिर ज़मीन के अंदर गाड़ देने के बाद यह पत्तियां और इनकी सॉफ्ट टहनियाँ ज़मीन के अंदर एनपीके की मात्रा या फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा बढ़ाने में मदद करती है। दोस्तों, बायोमास एक ऐसा जैव ईंधन है जिसमें प्रमुख तौर पर 4 कैटेगरीज आती है, जिसमें एक कैटेगरी में पृथ्वी पर स्थित किसी भी सजीव के शरीर का विघटन होता है। और यह बायोमास ह्यूमन सिविलाइजेशन का आज तक का सबसे पुराना जैव ईंधन एवं प्राकृतिक खाद है। पृथ्वी पर स्थित लगभग सभी पेड़ पौधों की प्रजातियां सूरज की रोशनी से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपने शरीर में जो भी ऊर्जा इकट्ठा करती है, उस ऊर्जा का विघटन उनके शारीरिक अवयवों द्वारा मिट्टी के पोषण तत्वों को बढ़ाने के लिए मिट्टी में हो जाता है, जो नेचर साइकिल अनुसार पोषण मूल्य से बेहद समृद्ध होता है। दोस्तों, यह टॉपिक बहुत डीप है, इसलिए दूसरे अन्य वीडियो में इसके बारे में विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए वनस्पतियों के वर्ग प्रकार अनुसार इस टिथोनिया की पत्तियां, टहनियाँ बायोमास से समृद्ध होती है। हम हमारे गार्डन के अन्य पौधों के लिए इससे उत्कृष्ट बायोमास या फिर खाद बना सकते हैं। अगर आपके गार्डन के बॉर्डर्स पर इस टिथोनिया का एक बड़ा पौधा है, तो आपके गार्डन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का एक महत्वपूर्ण काम यह पौधा करता है। और इसकी पत्तियां और इसके सॉफ्ट ब्रांचेस को अगर आप आपके गार्डन की ज़मीन में गाड़ देते हैं, तो प्राकृतिक रूप से आपकी गार्डन की मिट्टी में नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे मुख्य अन्न घटकों की अवेलेबिलिटी या फिर आपूर्ति हो जाती है। दोस्तों, ज़्यादातर इस पौधे की कोई भी विषाक्तता अध्ययन में सामने नहीं आई है, लेकिन पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में कुछ प्रोसेस के अंतर्गत इनकी पत्तियों के काढ़े का उपयोग पेट दर्द, गले की खराश, कब्ज जैसे बीमारियों के इलाज में किया जाता है। साथ में कुछ प्रोसेस के अंतर्गत इसकी पत्तियों से निकाले गए अर्क का उपयोग दस्त, मलेरिया और घाव को ठीक करने में किया जाता है। साथ में इनकी पत्तियों से निकाले गए 80% इथेनॉल अर्क से बनाई गई औषधि से शुगर लेवल काफ़ी हद तक कम होती है, ऐसा देखा गया है। लेकिन किसी भी पौधे का औषधि उपयोग करने से पहले हमें सही चिकित्सक या फिर सही डॉक्टर की सलाह से ही उसे लेना चाहिए। दोस्तों, इस बोलिवियन सनफ्लावर की सनलाइट नीड के बारे में देखा जाए तो यह पौधे पूर्ण सूरज की रोशनी में बढ़ने वाले पौधे हैं। इसलिए हमारे प्लांट गैलरी में इन पौधों को लगाते समय हमें टोटली सनी लोकेशन का ध्यान रखना है, क्योंकि फुल सनलाइट के नीचे ही यह पौधे अपना खुद का बेहतरीन विकास और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी फ्लावर्स प्रोड्यूस कर सकता है। इसलिए लगभग साल भर के सनलाइट पोर्शन के लिए इन पौधों को हमें पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में हमारे प्लांट गैलरी में साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लगाना है। और ठीक इसके विपरीत पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में भी इन पौधों को हमें नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में लगाना है, क्योंकि सूरज के उत्तरायण और दक्षिणायन काल में इन दिशाओं में सूरज की रोशनी हमेशा बनी रहती है। प्राकृतिक रूप में सड़कों के किनारे उगने वाले यह पौधे पानी के प्रति भी काफ़ी हार्डी होते हैं। इसलिए हमारे प्लांट गैलरी में नॉर्मल वाटरिंग पर भी यह पौधा काफ़ी अच्छी तरह से फलता फूलता है, क्योंकि प्राकृतिक वातावरण में हवा के माध्यम से इनके बीज दूर दूर तक फैल जाते हैं और वहीं इनके छोटे छोटे पौधे उगाते हैं, जो केवल वर्षा जल पर ही निर्भर होते हैं। मैंने शूट किया हुआ यह पौधा रास्ते के किनारे पर पर्याप्त जल राशि में और मिट्टी में स्थित अवेलेबल न्यूट्रिशन पर सिर्फ कुदरती तरीके से बिना किसी ह्यूमन हेल्प और ह्यूमन इंटरफेयर के कितनी अच्छी तरह से फल फूल रहा है, यह आप देख रहे हो। इसलिए यह पौधा ज़मीन में स्थित अवेलेबल न्यूट्रिशन पर ही अपना अच्छा विकास कर सकता है। इसलिए इन पौधों को ऊपर से ज़्यादा पोषक तत्व डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती। उल्टा यह पौधे जहाँ भी उगते हैं वहाँ की मिट्टी में पोषक तत्व बढ़ाते हैं। साथ में यह बोलिवियन सनफ्लावर का पौधा नियमित रूप से भारी कटाई को भी सहन करता है। इन पौधों पर भारी तादाद में फूल आना कम होने के बाद हम इन पौधों को हल्की और भारी कटिंग भी कर सकते हैं, जिससे इस पौधे पर मल्टीपल नए शूट्स आते हैं। दोस्तों, इस टिथोनिया के शूट्स और इसकी ब्रांचेस काफ़ी नरम टाइप की होती है, इसलिए ज़ोरों की तेज़ हवाओं से या फिर ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती से इसकी टहनियाँ टूट जाती है।
और टिथोनिया की इस झाड़ी से कोई भी सख्त लकड़ी नहीं बनती, क्योंकि इसके ऊपरी छाल के भीतर इस तरह का सफ़ेद गूदा होता है जो बहुत ही नरम होता है, इसलिए ठोस लकड़ी के रूप में इसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। दोस्तों, सजावटीय उद्देश्य हमारी प्लांट गैलरी में इस पौधे को हम सिंगल प्लांट से लेकर हेजेस या बॉर्डर्स के रूप में भी ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास खुली जगह का अभाव है तो इन पौधों के लिए छोटे पॉट्स के बजाय बड़े कंटेनर ही लेना उचित है, क्योंकि एवरेज ग्रोथ से 10 फीट तक यह पौधे ऊंचाई में बढ़ते हैं। दोस्तों, इस टिथोनिया का प्रोपेगेशन इनके सीड्स को कलेक्ट करके हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इनके बीज बोने के बाद तकरीबन 8 से 10 दिनों में इनके नए अंकुर उगाते हैं। साथ में इनके स्टेम कटिंग से भी हम इन्हें आसानी से प्रोपेगेट कर सकते हैं। इनके कटिंग्स पर भी महज हफ्ते भर में नई लिपी ग्रोथ दिखाई देती है और साथ में भूमिगत जड़ों द्वारा भी इनके नए शूट्स निकल आते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर यह टिथोनिया का पौधा कीट रहित होता है, क्योंकि इस पौधे में सेस्क्विटरपिन लैक्टोन और डाइटरपेनोइड्स जैसे घटक पाए जाते हैं जो कीट विरोधी या फिर कीटकनाशक दवा के रूप में काम करते हैं। इसलिए इस पौधे से प्राकृतिक कीटकनाशक दवा तैयार की जा सकती है, जैसे कि ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड के रूप में नीम ऑयल जैसे पेस्टिसाइड में हम नीम की पत्तियों का उपयोग करते हैं। दोस्तों, शुरुआती समय में जब कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र मौजूद नहीं था, उस वक्त अफ्रीका जैसे देशों में इसी टिथोनिया के पौधों पर ही सारी खेती निर्भर थी, क्योंकि वहाँ के किसान नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम इन मुख्य अनुद्रव्यों की मात्रा ज़मीन में बढ़ाने के लिए इस टिथोनिया के पौधों की खेती किया करते थे या फिर इन पौधों को ज़मीन में गाड़ देते थे और प्राकृतिक रूप से उनकी खेती बिना किसी केमिकल एक्टिविटी के पोषण मूल्यों से हमेशा समृद्ध रहती थी। लेकिन बाद में जैसे हरित क्रांति का विकास हुआ, तब उर्वरकों के रूप में यूरिया, डीएपी और पोटैश जैसे केमिकल फर्टिलाइज़र बाज़ार में आ गए और आज पूरे दुनिया भर की खेती इन्हीं केमिकल फर्टिलाइज़र पर आधारित है। और आज पूरी दुनिया भर में इसी केमिकल फर्टिलाइज़र की वजह से भूमि, पानी, अन्न, यहाँ तक कि वातावरण भी प्रदूषित हो चुका है, जिसके परिणाम स्वरूप हम कैंसर जैसे भयंकर डिजीज से जूझ रहे हैं। इसलिए कुदरत ने प्राकृतिक रूप से इस टिथोनिया जैसे बनाए हुए कई पेड़ पौधे, जो प्राकृतिक रूप में बायोमास जैसी सुंदर खाद हमें उपलब्ध करवाते हैं, जिनके उपयोग से हम हेल्दी फूड खाने के साथ साथ पर्यावरण का संतुलन भी बनाए रख सकते हैं, क्योंकि कुदरत के निर्माण में प्राकृतिक रूप से सभी चीज़ें पहले से ही मौजूद है। और यकीन मानिए, कुदरत को हम इंसानों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए बनाई हुई किसी भी कृत्रिम वस्तु या रचना की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुदरत का क्रिएशन हमेशा स्वयंपूर्ण और स्वयं विकासी ही रहा है। हम सिर्फ उसके संसाधनों का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हमारे भारत में इस मंथ में अब वसंतोत्सव की शुरुआत हो रही है और इस स्प्रिंग सीज़न की शुरुआत में आप सीड्स और कटिंग्स द्वारा इस टिथोनिया जैसे कई नए पौधे तैयार कर सकते हो, क्योंकि यह स्प्रिंग सीज़न हमारे भारत में मध्य फरवरी से अप्रैल तक होता है। अच्छा, तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास के बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाले नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहेंगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नया पौधा और उससे जुड़ी कुछ नई जानकारी के साथ। टिल देन, गुड बाय, ओम साई।